लैंड करेंगे। और साथ ही मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से एक हैरान कुन दावा सामने आया है और वो दावा ये है कि इस्तक़लिया दिया जाएगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। क्या वो अदालत के सामने सरेंडर नहीं करेंगे? क्या उनके एजाज़ में कोई इस्तकबालिया दिया जा सकता है? क्या वो लाहौर लैंड करने के बाद एक आज़ाद शख्स होंगे? ये हैरान कुन दावा है और ये दावा उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक आपको कहीं से यकीन दहानी ना हो। आखिर किसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये यकीन दहानी करवाई, या फिर मुस्लिम लीग नवाज को कि मियां साहब जब आएंगे और उससे पहले जब मियां शहबाज शरीफ आएंगे तो ये सब कुछ स्मूथली होगा? उसके बाद आप सबके इल्म में है कि एक मुतालबा जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से बार बार किया जा रहा था कि वो आइन में दिए गए उनके इख्तियार को इस्तेमाल करें। आइन का आर्टिकल 48(5) उनको ये कहता है कि जब वो असम्बली की तहलील करने की समरी पर दस्तखत करेंगे उसके बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख का उन्होंने ऐलान करना है। ऐलान तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन आज उन्होंने एक ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के नाम, और उस ख़त में उन्होंने मामला अदालत पर और इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया है कि इलेक्शन कमीशन जाने, अदालत जाने। 6 नवंबर से पहले उन्होंने कहा इंतखाबात करवा लें, ना भी करवाएं तो उसके हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। आखिर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब उन्होंने हाथ क्यों खड़े कर दिए हैं? क्या यही मुतालबा था जो उनसे किया जा रहा था? अगर यही मुतालबा किया जा रहा था कि इलेक्शन करवा दें, वो क्यों नहीं करवा रहे, इसके हवाले से भी बात होगी। और एक बहुत ही अहम खबर आज सामने आई। एक साबिक वज़ीर इत्तलात हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपको याद होगा मुस्लिम लीग काफ की जब हुकूमत थी, परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो इस मुल्क के बिला शिरकत गैर हुक्मरान थे, उस वक्त वज़ीर इत्तलात हुआ करते थे। वो अचानक आज मंजर आम पर आए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में किया जाने वाला दावा बड़ा हैरान कुन है कि यहाँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की खबर आती है और दूसरी तरफ ये खबर आती है कि एक मसालहत कार के तौर पर मोहम्मद अली दुरानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए कोई मैदान नरम करने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद अली दुरानी साहब का जो दावा है वो किस बुनियाद पर है, वो किसकी तरफ से राबता कार या मसालहत कार का किरदार अदा कर रहे हैं, ये भी बहुत अहम सवाल है। आज मोहम्मद अली दुरानी साहब ने क्या कहा वो मैं ज़रा आपको सुनवाना चाहता हूँ, ज़रा सुनिए। पीटीआई के वो तमाम लोग जो इस वक्त भी पीटीआई के साथ हैं वो मफामत चाहते हैं। उनके ख्याल में जो छोड़ के गए हैं वो सिर्फ लड़ाई चाहते थे। पार्टी के लोग जो इस वक्त मुश्किल में खड़े हैं या टकराव में खड़े हैं, उनसे मैंने बात की। उनका ये ख्याल था कि जी हमारी ज़रूरत और मुल्क की ज़रूरत ये है कि हमें आपस में मफामत करनी चाहिए। जो इस हफ्ते के एंड पे प्रॉबली जुम्मे को मैं जो फर्स्ट सीबीएम अनाउंस करूंगा वो उनकी जज्बात की तर्जुमानी हो। अलवी साहब की आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई और उसके बाद हालात के अंदर जो बेहतरी आई वो हमारे सामने है। एक तो ये पहली मरतबा हुआ है कि किसी शख्स ने ऑन द रिकॉर्ड इस बात का इकरार किया है या ये खबर जो है इसकी तस्दीक की है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई और उसके बाद मामलात में कोई बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है। और हैरान कुन तौर पर मोहम्मद अली दुरानी साहब ये दावा कर रहे हैं कि जुमे के दिन वो सीबीएम अनाउंस करेंगे, कोई एतमाद साजी के इक़दामात जिससे मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। एग्जैक्टली वो सीबीएम क्या होगा? क्या वो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन इस वक्त पाबंदे सलासिल हैं उनके हवाले से कोई इकदाम होने जा रहा है? या फिर कैदी नंबर 804 अटक जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनको मुतअद्दिद मुकदमात का सामना है, वहां पर कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा? एग्जैक्टली इस हवाले से क्या चल रहा है पसे पर्दा, उस पर भी बात होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 4, एक बड़ी डेवलपमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चंद रोज पहले वो कराची से रवाना हुए, बरास्ता सड़क उन्होंने रुख किया पंजाब का। उनकी मंजिल मकसूद फिल वक्त लाहौर है। लाहौर के बाद अपना आइंदा लाएअमल जो है उसका ऐलान करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी जिस वक्त कराची से निकले उस वक्त वो पुरअज़्म थे कि 90 दिन में इलेक्शन चाहिए। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब का एक डिफरेंट बयान सामने आया जिन्होंने इलेक्शन कमीशन पर यह मामला डाला और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने कहा कि अपने वालिद साहब की बात घर के मामलात में मानने का पाबंद
पाबंद हूँ, लेकिन सियासी मामलात में अवाम की तरफ देखूंगा और अपनी मरकज़ी मजलिस आमला की तरफ देखूंगा। अब मरकज़ी मजलिस आमला का तो इजलास नहीं हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ इस दौरान के बिलावल भुट्टो जरदारी 90 दिन की बात छोड़कर 100, 110 और 120 दिन के मामले पर चले गए कि इलेक्शन कमीशन जब का भी करे तारीख का ऐलान भी तो करे। लेकिन एक बहुत ही अहम बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की जिसके ऊपर सबको सोचने की ज़रूरत है। उन्होंने इलेक्शन के हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा किस बुनियाद पर किया, सुनिए। होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। बड़े अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है ना। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग की फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं। मेरा एंड बिलावल भुट्टो जरदारी इज़ वेरी राइट अबाउट इट कि आखिर ऐसा क्या है कि मीडिया में बैठे हुए लोग, सियासी जमातों में बैठे हुए लोग, हर शख्स इलेक्शन की तारीख जानना चाहता है, लेकिन एक जमात है मुस्लिम लीग नवाज जिसको ये पहले से मालूम है कि फरवरी 2024 में इंतखाबात होंगे। तो क्या वाकई अब ये सवाल जायज़ है कि इस मुल्क में इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स के लिए नहीं है? इन मामलात के ऊपर आज बात होगी। मेरे साथ आई हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल विद मी टुडे। शुएब शाहीन साहब एट हैं और मेंबर हैं कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह सेनेटर गौस न्याजी साहब मुस्लिम लीग नवाज से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आगाज़ शुएब शाहीन साहब से करेंगे। शुएब शाहीन साहब, ये बताइएगा कि सदर मुमलिकत से पीटीआई तो डिमांड कर रही थी, आइन भी ये कहता है कि सदर मुमलिकत ने ये करना है, तो वो काम जो उनकी चॉइस नहीं है, वो ये उनकी मर्जी नहीं है कि वो 90 दिन में उन्होंने तारीख देनी है, आइन कहता है कि उन्होंने देनी है। तो सदर मुमलिकत ने तो इस वक्त बज़ाहिर ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून ने जो ये मौक़िफ़ दिया था कि इलेक्शन की तारीख चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने या इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करनी है, उसको मान लिया है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने वो वाला अगर मान लिया होता तो वो 6 नवंबर की तारीख की बात ना करते। और उन्होंने अगेन प्रपोज जो डेट की है वो खुद की है और वो उनको बुलाया है कि आएँ आप बताएं और आप इस पे क्यों ना 6 तारीख की जाए। और मेरा ख्याल है कि इसकी बजाय, इस लेटर के बजाय उनको डेट अपॉइंट कर देनी चाहिए थी, नोटिफाई कर देनी चाहिए थी डेट, और फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद था सेक्शन 58 के तहत कि वो शेड्यूल जारी करता। सर, इसमें डेट प्रपोज तो नहीं की, सदर मुमलिकत ने तो डेट प्रपोज नहीं की। नहीं, 6 नवंबर की उन्होंने कहा है, जो लेटर में लिखा है। सर, उन्होंने कहा शुड बी हेल्ड बाय। वही कह रहा हूँ ना कि 89 डेज के अंदर अंदर, मतलब है कि वो इससे जो नहीं, ये बात तो सबको मालूम है, जिसने भी आइन पढ़ा है, 90 दिन वो अगर गिनता है 9 अगस्त से, उसको मालूम है ऑलरेडी। इट्स अ नोन फैक्ट, स्टेटेड फैक्ट। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये सदर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। ये जो खत है इटसेल्फ, मेरा ख्याल है कि इट शुड बी नोटिफाइड, इट शुड हैव बीन ए नोटिफाइड, नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था कि ये 6 तारीख मैं मुकर्रर कर रहा हूँ। ये कहना कि आपका मेरे मौक़िफ़ में अख्तलाफ है और मुझे ये पावर है डेट देने की, और अगर नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, और ये रुख दिखाना भी मुनासिब नहीं था। उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी इन इट्स क्लियर टर्म्स अदा करनी चाहिए और उनको डेट अपॉइंट करनी चाहिए, और कल का दिन देखना चाहिए। अगर वो आते हैं, मुशावरत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उनके साथ बैठते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि 52 डेज चाहिए मिनिमम इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन एक्ट के मुताबिक। हालांकि उसमें भी तगय्युर और तबद्दुल हो सकता है, यानी कम किया जा सकता है। जैसे यहाँ जहाँ नॉमिनेशन फॉर्म की डेट फर्ज करो आपने 8 दिन रखा है, तो उसको आप 7 दिन कर सकते हो, 6 दिन कर सकते हो, उसको कम किया जा सकता है। लेकिन आप 45 डेज पे टोटल आप सारा शेड्यूल ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहरहाल शुएब शाहीन साहब, मेरे ख्याल में इस लेटर को एक मरतबा फिर पढ़ने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत, मेरे ख्याल में ये जो 8 के 8 उन्होंने पॉइंट्स इसमें लिखे हैं, इस ख़त में उन्होंने ये मामला इलेक्शन कमीशन और अदालत पे डाल दिया है, सूबाई हुकूमतों के ऊपर डाल दिया है। उन्होंने अपना जो आइनी इख्तियार है या जो आइन की आइनी प्रोविज़न है उसको इस्तेमाल नहीं किया। शर्मिला फारूकी साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि सदर मुमलिकत जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों का मुतालबा भी 90 दिन में इलेक्शन का था, क्या आप सदर मुमलिकत की जानिब से ये कहा जाना कि 90 दिन में हो जाएं, 6 नवंबर तक हो जाएं, आप उनकी इस बात को एंडोर्स करती हैं?
शर्मिला फारूकी साहब आप शुक्रिया जी जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी नकवी साहब, देखिए बात ये है कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन की तारीख देना वो सदर मुमलिकत का प्रोरोगेटिव है। अच्छा, इलेक्शन एक्ट 2017 की तरमीम के बाद ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चला गया। अब ये अभाम चल रहा था कि जी कौन इलेक्शन की तारीख देगा। हम तो ये कयास आराइयां सुन रहे थे कि जी सदर मुमलिकत ने देनी है। अब जो आज उनका खत आया है उसमें उन्होंने सजेशन दी हैं। एक तो सजेशन उन्होंने दिए हैं कि जी चारों सूबों से मशावरत कर लें, जो वो चाहते हैं उस तरीके से वो तारीख दे दें। तो आइन में तो कहीं भी ये नहीं लिखा कि चारों सूबों की रजामंदी से इलेक्शन की तारीख आनी चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से भी आप, आला अदलिया से भी जाके गाइडेंस ले लें। अच्छा, ये भी कहीं नहीं लिखा आइन के अंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इख्तियार है तारीख देना तरमीम के बाद, वो उनका प्रोरोगेटिव है। तो या तो वो तारीख दे देते या इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट करते कि तारीख दे दे। ये इस खत का मतलब समझ नहीं आया कि इस खत का फायदा क्या है, इस खत का मतलब क्या है और इससे क्या तासुर लिया जाए। आई मीन रियली अभी इसके ऊपर मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो गुफ्तगू चल रही है, सबकी अपनी आरा है। लेकिन अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर जीरो। हमें चाहिए इलेक्शन की तारीख और इलेक्शन की तारीख नहीं आ रही है। सही। साबिक वज़ीर कानून जो हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने सदर मुमलिकत या इलेक्शन कमीशन, ये इख्तियार किसका है। मैं सेनेटर गौस नियाज़ी साहब के पास जाने से पहले आपको वो सुनवाना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के ही वज़ीर कानून उन्होंने इस हवाले से क्या कहा था। यहाँ पे आईने पाकिस्तान खामोश है और इब्हाम है, वहाँ पे क्लैरिटी के लिए कर दिया गया। एक जो आर्टिकल 48(5) है वो तो बड़ा क्लियर है कि अगर प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व करते हैं तो फिर प्रेसिडेंट डेट देंगे। तो यानी कि अगर 13 तारीख तक ये असेंबली की मुद्दत है, उससे पहले हुकूमत फैसला करती है कि हमने असेंबली, नेशनल असेंबली डिसॉल्व करनी है, प्रेसिडेंट अप्रूव कर देते हैं उसको, तो फिर उस सूरत में आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट ही डेट देंगे। ऐसा ही है? बिल्कुल प्रेसिडेंट देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ये अमेंडमेंट की गई ना, क्योंकि कोई भी लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए तरीकेकार को जो कि वाजे हो उसको बदल नहीं सकता सब कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन। तो आइन और कानून को समझने वाला कोई भी शख्स जो है वो ये बात समझता है कि किसी मातहत लेजिस्लेशन के ज़रिए आइन में दिया हुआ इख्तियार वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन सदर मुमलिकत वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते। सेनेटर नियाज़ी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों की तरफ से भी बड़े ताबड़तोड़ हमले किए गए सदर मुमलिकत पर। जैसे ये खबरें चलने लगी वो तारीख़ का ऐलान करने लगे हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि सदर मुमलिकत अपना साजो सामान उठाएं और पीटीआई सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाएं। गुज़श्ता रोज़ मैं तो वो अल्फाज भी अदा नहीं कर सकता जो इंटरव्यू दिया मौलाना फजलुर रहमान ने, और सदर मुमलिकत को 8 सितंबर के बाद ये कहा कि अपने कद कामत के मुताबिक रहें, और इसके बाद क्या बात कही वो मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा है, मैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो लगता यह है कि आप लोग सदर को दबाव में लाने में कामयाब हो गए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पसंद है, जमहूरी उसूलों पे अमल करते हैं। ये कानून जो है वो एक मुल्क की पार्लियामेंट ने उसको मंजूर किया, और जो इलेक्शन एक्ट 2017 थे उसमें अमेंडमेंट की कि जो इलेक्शन का इख्तियार, इलेक्शन की डेट का इख्तियार है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिया गया या इलेक्शन कमीशन को दिया गया। अब वो कानून जब बन के सदर साहब के पास गया तो सदर साहब ने उसको मंजूर किया, और यानी कि उन्होंने अपना इख्तियार खुद सरेंडर किया इलेक्शन कमीशन को। तो मेरे ख्याल है अब अखलाकी तौर पर सदर साहब, एक तो उनका टेन्योर खत्म हो गया है, अखलाकी तौर पर वो इस बात पे इसको नहीं कर सकते, इलेक्शन की डेट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर खुद ही सरेंडर किया ये इख्तियार अपना और फिर डेट देते हैं तो मेरे ख्याल में सदर साहब जिस तरह पहले पीटीआई के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, पूरे मुल्क के प्रेसिडेंट नहीं उन्होंने साबित किया,
इन जो भी इनके इकदाम है हमेशा वो करेक्शन अब भी वो है पीटीआई की लीडरशिप इमरान खान से लेते हैं। और वो भी इमरान खान का एजेंडा क्या है कि सियासी इंतशार कितना फैला सकते हो फैलाओ। आज तक जब से वो इक़्तिदार से अलहदा हुए हैं, इक़्तिदार भी जब थे उन्होंने एक सियासी इंतशार ही मुल्क में फैलाया है, चाहे मुआशी तौर पर हो चाहे सियासी तौर पर जो भी हो, हमेशा इंतशार की तरफ गए हैं। और सदर साहब को भी बार बार शायद मशवरा यही देते हैं कि आप ऐसी डेट दे दें, ये कर दें। बक्स अफसर साहब ने जैसे कहते हैं घुंघरू से मिट्टी झाड़ने के लिए एक खत लिख दिया है। और ये खत जो होते हैं ना, ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए होते हैं, इनके पीछे लॉजिक नहीं होता कोई। तो अगर वो एक खत लिखते तो वो उसको इससे पहले आपको पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया था जब प्रेसिडेंट ने कि ये और मशावरत करे इस पे और फिर डेट का अनाउंस करे, तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यही कहा था कि अब कानून में तरमीम के बाद मैं इस चीज का पाबंद नहीं हूँ, मैं आपके पास नहीं आता हूँ। सर बसद एहतराम मैं इस राय से तो इख्तलाफ करूंगा कि सदर मुमलिकत जो हैं वो आइन में दिए हुए किसी इख्तियार को सरेंडर कर सकते हैं किसी कानून साजी के सामने। आप लेजिस्लेटर हैं, आप साहब उन कानून पे क्यों साइन किए? वापस करते कितने कानून वापस किए, बिल वापस किए, तो ये भी वापस कहते कि नहीं सर ये गलत है। उस तरमीम के ऊपर सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है और जहां पर क्लैश आएगा किसी कानून का और आइन का, मदर ऑफ ऑल लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको फॉलो किया जाएगा। अगर हमारे यहाँ सिंपल मेजॉरिटी के साथ एक कानून साजी कर ली जाती है, हमारे जो मेंबरान हैं सेनेट के या कौमी असम्बली के वो ये कर लेते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो आइन जो कि 2/3 अक्सरियत से बनता है उसको तब्दील कर सकते हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आ और इन्हीं मामलात के ऊपर। और आखिर मुस्लिम लीग नवाज को कैसे पता है कि इलेक्शन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त गुफ्तगू जारी है 4 बड़ी और हंगामा खेज खबरों पर जो कि गुज़श्ता 24 घंटे में सामने आई हैं। सेनेटर गौस न्याजी साहब मुस्लिम लीग नवाज से। सर मुझे बताइएगा बिलावल भुट्टो जरदारी का शिकवा तो लगता है कि बजा है। आप वो वाहिद जमात हैं जिसको मालूम है कि फरवरी 2024 में इन इलेक्शंस होने वाले हैं। आप लोगों को किसने बताया है कि इलेक्शन फरवरी 2024 में होंगे? जी पहले तो मैं वो पहली बात रह गई थी। मैंने कहा अगर सदर साहब ये समझ रहे थे कि ये आईनी तौर पर वायलेशन है या मेरे इख्तियारात में कोई कमी कर रहा है तो सदर साहब उस बिल को वापस भेज सकते थे, लेकिन उस पर उन्होंने साइन कर दी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी बात आपने जो इलेक्शन की बात की कि हमें कैसे पता है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। देखो इलेक्शन कमीशन ने जो एक हल्का बंदियों की एक जो शेड्यूल उसमें दिया उसमें कहा कि 15 दिसंबर तक अमल कर बंदियां मुकम्मल कर लेंगे। फिर हमारी तरफ से और कुछ और मुस्लिम लीग कॉप और दूसरी पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि आप जितना जल्दी कर सकते हैं फिर मुकम्मल करें। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ठीक है हम 15 दिन पहले 30 नवंबर तक मुकम्मल करेंगे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये स्टेटमेंट दी कि उसके हम हफ्ते 10 दिन के बाद इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस कर देंगे। देखो हम तो हक़ाइक़ की बात करते हैं, ना हमें इल्हाम होता है ना हमारे किसी का रब्ता है। हम तो शहूरी तौर हुकूमतों के साथ बैठने को ज्यादा तरजीह देते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर दिसंबर के पहले दूसरे हफ्ते में शेड्यूल अनाउंस होता है तो उसमें 54 दिन ऐड कर लें तो फरवरी का पहला हफ्ता बनता है, तो उसमें इलेक्शन हो गए। तो हम तो इस लिहाज से फरवरी की बात कर रहे हैं और हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो बाकी सारी पार्टियां उसको अगर हिसाब लगाएं तो फरवरी का पहला हफ्ता बनता है। और ये कि हम इलेक्शन कुछ ये तसर के लिए हमको इलेक्शन से भाग रहे हैं या हम लेट करना चाहते हैं, नहीं। हमारा जो फरवरी की हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि 90 डेज से ज्यादा हो। देखो मरदमशुमारी जो अब हुई है इस पे तमाम सियासी पार्टियों को इत्तेफाक है। और इस अगर ऐसे एक इत्तेफाक इस पे अगर इलेक्शन हो तो हम सियासी मिसाल से बच सकें। बाद में जब रिजल्ट है जो कोई पार्टी कहे कि जी हमारे तो हमें सही गिना नहीं गया, जो हमारे तो मरदमशुमारी हमारे साथ धांधली की गई। तो चूंकि इत्तेफाक है तो इसके लिए अगर महीना डेढ़ इलेक्शन लेट भी हो जाते हैं और जिसकी हमारा आइन भी हमें इजाजत दे देता है कि जब मरदमशुमारी हो जाए तो नई मरदमशुमारी में इलेक्शन हो, तो मेरे ख्याल में कोई मजाका नहीं है हफ्ता, महीना या 6 हफ्ते या 8 हफ्ते इलेक्शन लेट हो जाए। सेनेटर गौस न्याजी साहब मेरे साथ रहिएगा। मुजायका ये है कि आइन में आर्टिकल 224 में वाज़े तौर पर 90 दिन लिखा हुआ है। 90 दिन को अगर आपने सरपास करना है, उससे आगे निकलना है, आइनी तरमीम कीजिए, बिल्कुल ऐसा कीजिए। आप अलहदा
1 साल के लिए डिले कर दें अगर 2/3 अक्सरियत कहती है। दूसरी बात ये कि मैं वंस अगेन कहूंगा कि अगर सदर मुमलिकत जो है वो एक ऐसा कानून जो कि आइन से मुतसादिम है उस पर दस्तखत कर देते हैं तो वो दस्तखत करना गलत है, ना कि ये कि सदर मुमलिकत के गलत दस्तखत के जरिए जो कानून है उसने आइन को तब्दील कर दिया। और जो इलेक्शन की तारीख की आप बात कर रहे हैं वो भी हैरान कुन तौर पर आपकी एक एस्टिमेशन और कैलकुलेशन तो हो सकती है, लेकिन जितने वसूख, जितने यकीन और जितने एतमाद के साथ मुस्लिम लीग नवाज के लोग ये कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये किसी और जमात ने नहीं कहा। शुएब शाहीन साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक तो ये डेट के हवाले से एश्योरेंस क्या सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज को इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिली है या आपकी जमात को भी मिली है? देखिए, पहली बात तो यह है कि राना सनाउल्लाह से पूछा गया था कि जब अभी इनका अभी अब डिसॉल्व हुई थी, अभी तक कुछ नहीं पता था कि क्या होगा। उन्होंने कहा जी 2023 में तो इलेक्शन नहीं होंगे, तो इनको तो पता था। इसका मतलब है हमारा जहां तक ताल्लुक है भाई, हमारी तो फर्स्ट लीडरशिप भी जेल में है, सेकंड लीडरशिप भी जेल में है, कुछ अंडरग्राउंड है कुछ के साथ मिसिंग पर्सन में शामिल हैं। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो तो किसी पार्टी के साथ नहीं हो रहा। और ये कहना कि हमें कुछ पता होगा, हम तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए हुए हैं। हमने तो पहले ही ये मुतालबा कर दिया है कि आप CCI की ये कॉन्स्टिट्यूशन ही गलत थी और उसके साथ आप इलेक्शन की तारीख दें 90 डेज के अंदर अंदर। हमारा तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, तो हमें तो कुछ नहीं पता। और सही मुझे ये बताइएगा कि आप कानून को जानते हैं, आप आइन को जानते हैं। मुस्लिम लीग नवाज ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी की तारीख का हतमी ऐलान कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, उन्होंने सीनियर लीडरशिप और नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होकर यह ऐलान किया है 21 अक्टूबर को मियां साहब लाहौर लैंड करेंगे, इस्तकबालिया उनको दिया जाएगा। ये क्यों कर मुमकिन होगा कि मियां साहब जो हैं वो उनको एक इस्तकबालिया दे दिया जाए लाहौर में? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे तो अभी भी 21 अक्टूबर की तारीख का यकीन नहीं है। पिछले अगर आप 5 साल में देखें तो हमारे कान पक गए हैं और हर महीने की एक नई तारीख होती है, इसलिए अभी भी यकीन नहीं है जब तक वो एक्चुअली वो लैंड ना कर जाएं। दूसरी बात यह है कि वो एक एब्सकॉन्डर और कन्विक्टेड हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह उनका इस्तकबाल किया जाना चाहिए। बेशक इनकी पार्टी का है, लेकिन वो तो सीधे जेल में जाएंगे। अगर कानून और इंसाफ का कोई तकाजा है तो वो तो जब तक ठीक है जाएं, अपने अदालतों से अपने मुकदमात का दिफा करें, अपनी जमानतें लें, जो भी कानून का तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आएँ। वो 4 हफ्ते की छुट्टी लेकर गए थे और अदालत ने मुड़ के कभी नहीं पूछा उनसे कभी किधर हो तुम। और पूरे पाकिस्तान दुनिया में उनके लिए वो दुरुस्त हैं और सेहतमंद हैं, माशाल्लाह। अल्लाह उसको सेहतमंद रखे, हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए वो सेहतमंद नहीं थे और उनकी अपीलें थी वो भी डिसमिस हो गई, जमानतें खारिज हो गई, वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो गए, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये अलग बात है। तो आप कह रहे हैं कि उनको कानून के सामने खुद को सरेंडर करना पड़ेगा, ये इस्तकबालिया की कोई गुंजाइश नहीं है। कानून और कायदा, अगर आप एक कन्विक्टेड आदमी के लिए आप इस्तकबालिया रखते हैं तो फिर किधर गए कवानीन, फिर किधर गया आप रूल ऑफ लॉ, किधर गई आइन के तकाजे? तो फिर इसका मतलब है कि वो सबकी राय फिर दुरुस्त है। सिस्टम चूंकि उनके साथ आप वो बहुत क्लोज है और उनको वो जो वोट को इज्जत दो की बजाय आप वो वोट को इज्जत देने लग गए हैं, तो ठीक बात है। फिर उनके लिए सब कुछ होगा, उनके लिए इस्तकबाल भी होगा, उनके लिए कानून भी रोंदा जाएगा, उनके लिए इंसाफ भी उनके लिए उनके दरवाजे पे चल के उनको सब कुछ देगा। तो मेरा ख्याल है कि ये तर्ज अमल और ये जो सूरत हाल है तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अफसोसनाक है कि अगर हमारे यहाँ कानून की हुक्मरानी का ये तस्वर है कि अगर आपकी सिस्टम के साथ अगर आप फिट नहीं हैं तो आप जेल जाएंगे, और अगर आप सिस्टम के साथ फिट हो जाएं, जितने आपके खिलाफ करप्शन केसेस हैं, जो कुछ है, आप कन्विक्टेड हैं, एब्सकॉन्डर हैं, कुछ भी हैं, आप आएंगे सागदार की तरह, आप हंसते खेलते आप जा करके सारे पैसे वापस लेंगे और मिनिस्टर बनेंगे और वापस चले जाएंगे और मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। और हमजा शहबाज के सारे मुकदमे। शुएब शाहीन साहब मेरे साथ रहिए। सिस्टम के तो करीब मैं आपसे आगे पूछता हूं कि आप भी मोहम्मद अली दुरानी साहब की अगर बात को समझा जाए या खोला जाए, उसको पढ़ा जाए, ज़रा देखा जाए, तो वो भी लग रहा है कि आप लोग भी वापस जो है वो सिस्टम के करीब आ रहे हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो शिकवा किया, साहब हमारी पार्टी के हैं और ना ही हमने उनको ऑथराइज किया है कि हमारी बिहाफ पे कोई बात करें। सदर मुमलिकत से उन्होंने मुलाकात की, तस्वीर भी है सामने। मैं आपके पास आता हूँ। मैं इस मौजू के ऊपर हमारी पार्टी से सर मैं जब आईनी सरबराह बन गए हैं
तो वो उनका हक है, वो किसी से भी मिल सकते सर, हैं। मैं और दूसरी वापस बात- आता हूं इस मामले के ऊपर आपके जी, पास। शर्मिला फारूकी साहिबा, मुझे बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर रहे हैं कि नहीं है, वो किसके मुतल्लिक है? वो इस इलेक्शन की डेट सिर्फ नून लीग को पता होने की वजह से कह रहे हैं? वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी और इस्तकबालिये का सुनकर कह रहे हैं? या कैदी नंबर 804 उनके पाबंदे सलासल होने और उनकी पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा कर रहे हैं? या जो खबरें आ रही हैं कि सिंध में पोस्टिंग ट्रांसफर्स भी हो रहे हैं, सिंध में जारी स्कीमें भी रोक दी गई हैं और कुछ ब्यूरोक्रेट्स के स्टॉप लिस्ट पर डाले जाने की खबरें भी आ रही हैं, एग्जैक्टली किस बात की बुनियाद पर ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपने इस मुल्क में शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन करवाने हैं तो उसका प्री रेक्विजिट है लेवल प्लेइंग फील्ड, कि हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि एक जमात है जिसको इलेक्शन की तारीख भी पता है, हमें तो नहीं मालूम है। इलेक्शन कमीशन ने तो अभी तक अनाउंस नहीं किया। तो ये एक बड़ी मतलब एक दिस इज अ सीरियस थिंग। माजी के अंदर भी आप देखें कि पीपल्स पार्टी और एएनपी पे तो दहशतगर्दों की खुली बंदूक थी और हमें तो कैंपेन भी नहीं करने दिया जाता था, लेकिन बाकी जमातों के जलसे होते रहते थे। हमने तो ये डिमांड किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर किसी को फेयर ट्रीटमेंट दे। अब सिंध के अंदर मुख्तलिफ मामलात और हालात हैं। यहाँ पर तमाम डेवलपमेंट स्कीम जो है वो रोक दी गई हैं। सैलाब ज़दगान के जो घर बन रहे थे उनको रोक दिया गया है। अब बाकी पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हो रहा। अब सिंध जो है वो 2022 के जो सैलाब था उसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, लेकिन यहीं पर जो तमाम डेवलपमेंट फंड्स हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है। ये वो फंड्स हैं जो सैलाब ज़दगान की फैमिलीज को रिलीफ दे रहे थे, जिसमें सोलर पैनल्स लग रहे थे, लोगों के घर बन रहे थे। अब आप मुझे बताइए कि ये किस तरीके से यहाँ काम चलेगा। हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने तो लेटर भी लिखा है और हम अपने कंसर्न्स का इजहार भी किया है। 19 लाख घर बनाना ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से तो जो आवाम है वो सफ़र कर रही है। हम ये बिलीव करते हैं कि देखिए, एक तरफ तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिस्पेक्ट करते हैं एंड वी फॉलो द इलेक्शन लॉज, लेकिन जब बात ये है कि जब हमारी डिस्कशन होती हैं और जब इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट की बात की गई थी तो हमने यूनानिमस सपोर्ट किया तमाम जमातों को, और इस बात पे भी तय हुआ था कि जनाब किसी किस्म के कोई प्रोजेक्ट्स जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो नहीं रोके जाएंगे। अब मामला बड़े मुख्तलिफ हैं। करंट सिचुएशन के अंदर जो है केयर टेकर सेटअप तो नहीं लोगों के मामला हल कर सकते ना। हमें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड हो और वो आए और मुल्क में सियासी और मौशी इस्तेहकाम लेकर आए। तो ये बड़े मामला जो हैं जिनसे बड़े शक व शुबात पैदा हो रहे हैं। सही। और ये जो बात चल रही है स्टॉप लिस्ट पे डाले जाने की, नैब की कोई तहकीकात शुरू होने के हवाले से, ये वो स्टॉप लिस्ट हो, तहकीकात शुरू हो, तहकीकात रुकी कब थी? इमरान खान के दौर में तो सबके सब जेल में थे। तो कौन सा ऐसा वक्त था कि जब कोई सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ रुक गई थी या हमें कभी उनसे किसी किस्म का कोई डर लगा हो या हमारी कोई घबराहट हो? दीज थिंग्स डोंट बॉदर अस। सही। और ये भी बातें चल रही हैं कि बल्कि अब बातें क्या चल रही हैं, अब तो इसकी तस्दीक हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान ने तो वाज़े तौर पे कहा है कि उनके राब्ते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, GDA के साथ, MQM के साथ, और इनके साथ सीट एडजस्टमेंट तो आपके ख़िलाफ़ तो एक पूरा महाज सिंध में इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी कोई नई बात नहीं है। माजी में बड़े इत्तेहाद बने, लेकिन उस इत्तेहाद से कुछ हुआ नहीं। सिंध में लोगों को मालूम है कौन डिलीवर करता है, कौन डिलीवर नहीं करता, कौन उनके साथ मुसीबत में खड़ा रहा, कौन उनके साथ सैलाब में खड़ा रहा, ये सब जानते हैं। लोगों को अपने वोट का इजहार करने दें। सही सही। शर्मिला फारूकी साहब मेरे साथ रहिएगा। सेनेटर गौस नियाजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि 2018 के इलेक्शंस के बाद आप लोगों ने बार बार कहा कि लाडला है इमरान खान, और लाडला है, सिलेक्टेड है, कठपुतली है, ये तमाम बातें आप करते रहे। आज कुछ थोड़ा थोड़ा लाडले वाली झलक जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ दिखाई दे रही है। मियाँ साहब वापस भी आ जाएंगे,
आप इस्तकबालिया भी करेंगे, रैलियां भी निकालेंगे, इलेक्शन की तारीख भी आपको पता है, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के हवाले से भी आप श्योर हैं, उनकी अदालत से नाअहली जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये तमाम अश्योरेंसेस आप वाकई लाडले बन चुके हैं? नहीं, हम तो लाडले नहीं बने और ना हमें कोई लाडला बनाता है। इमरान खान जरूर लाडला रहा है। अब ये शोएब शाहीन साहब फरमा रहे थे कि जी मियां साहब आ रहे हैं तभी इस्तकबाली दिया जाएगा, तो ये कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और मुल्क के आइन की वायलेशन है, कानून की वायलेशन है। तो मैं शोएब शाहीन साहब से ये बात कहूँगा कि जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उनको एक रेस्ट हाउस में रखा गया और अगले दिन चीफ जस्टिस साहब ने उनको रेस्ट हाउस से, वो जबकि जुडिशियल रिमांड में थे, तो उनको जुडिशियल रिमांड में सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया और वहां उसको गुड टू सी यू के अलावा ये कहा गया कि आप हमारे मेहमान हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के मेहमान हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि किसी मुलजिम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर मेहमान करार दिए और कहा कि आज आप रेस्ट हाउस में ठहरेंगे, वहाँ फैमिली से मिल सकते हैं, उसके अलावा भी 7-8 लोग जिनसे आप सर, एक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट। नहीं, ये आप नहीं, आप लाडला आप देखें कि लाडला क्या होता है और लाडला हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हम तो आएंगे, आइन और हिफाजती जमानत की दरख्वास्त करेंगे, अगर मिल गई तो मिल गई, वरना तो हम अपना वो जो कोर्ट फैसला करेगी, वो अगर जेल भेजी तो हम जेल में जाएंगे। हमने कब कहा है कि जी सर, फिर इस्तकबालिया की तैयारी क्यों कर रहे हैं? कोर्ट को रुजू करें, उनकी इंटरिम बेल या राहदारी जो भी। नहीं, अगर देखो हालात कई दफा तब्दील होते हैं, अगर कोर्ट से हमें रिलीफ नहीं मिलता, हम तो इसी को देख रहे हैं ना कि इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है तो शायद हमें मिल जाए। अगर हिफाजती जमानत मिलती है 4-5 दिन की और उसके बाद कोर्ट कहती है कि नहीं आप जेल में जाएं, तो जेल में जाएंगे। तो इसमें ऐसी कौन सी कोई अचंभे की बात है या लाडले की बात है? सही। शोएब शाहीन साहब, लाडले के ऊपर कमेंट कर दें। लाडला बनता हुआ दिखाई दे रही है मुस्लिम लीग नवाज, और सेनेटर गौस नियाजी साहब ने जो पॉइंट्स उठाए हैं उसका भी जवाब दे दीजिए। शोएब शाहीन साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, गालिबन आपका माइक जो है वो म्यूट है, आप उसको अनम्यूट कर लें। जी, अब आ रही है, आवाज आ रही है। जी, बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस वक्त गिरफ्तारी हुई थी वो रेंजर्स ने की थी, आपको याद होगा। वो भी रेंजर्स से, बहरहाल जो भी हम रेंजर्स ही कहें। दूसरी बात यह है कि उस वक्त उसी केस में जमानत के लिए अप्लाई करके वो थंब इम्प्रेशन के प्रोसेस में थे, जो 1 घंटे बाद अदालत ने टाइम दिया हुआ था, और उसके अंदर अदालत के शीशे तोड़े, अदालत के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया और गिरफ्तार करके ले गए। किस केस में? नैब के कानून, नैब के वारंट पे। और नैब्स के जब बंदे को बुलाया गया, उन्होंने कहा आप तो थे ही नहीं। उन्होंने कहा जी हमने सेक्रेटरी इंटीरियर को लिख दिया था कि हमारे जो नैब का वारंट ऑफ अरेस्ट है उसको एग्जीक्यूट कराएं, और सेक्रेटरी इंटीरियर ने कहा मुझे तो इनका लेटर भी आज तक नहीं पता। और जो रेंजर्स थे या रेंजर्स की वर्दी में थे, जाते जाते वो ना सिर्फ सीसीटीवी फुटेजेस ले गए बल्कि वो सारी इंस्टॉलेशन उतार के ले गए, और आज तक हाई कोर्ट ने कहा जी इस पे आप वापस करें, किसी ने नहीं किया, आज तक ना उनकी FIR कटी। बात सवाल ये पैदा होता है कि जब इस हालत में, जब भी बल्कि अपना गिलानी साहब के बेटे का भी जब था, उनको अदालत के बाहर से, यानी ये नहीं है कि वो पार्किंग में भी नहीं थे, ये तो अदालत के अंदर थे ना, पार्किंग से बाहर से गिरफ्तार करके ले गए थे, और घंटे के अंदर आधे घंटे के अंदर उन्होंने अदालत ने उसको रिलीज करने का ऑर्डर किया। सिर्फ ये नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने किया, तमाम केसेस में इसी तरह। जो शख्स, एक बल्कि लाहौर हाई कोर्ट का केस है, एक शख्स वकील के दफ्तर में बैठा अपनी जमानतनामे की पिटीशन तैयार करा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया पुलिस को जब पता चला, उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ, उनको फौरी तौर पर रिलीज भी किया। यह कानून का तकाजा है कि जब फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गलत फैसला किया, 2 दिन उनको गलत रखा और सुप्रीम कोर्ट में हम अपील लेकर गए, और अपील में हमारी में फैसला हुआ, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ये इलीगल ऑर्डर है और इसको सेटिसाइड करते हैं। सेटिसाइड करने के बाद उन्होंने 1 दिन के लिए उसके बावजूद भी नहीं जाने दिया, उन्होंने कहा आज से आप रिलीज हैं, फोर्थ विद आपको बिल्कुल आज़ाद हैं, लेकिन आज इसलिए आपको जाने की इजाज़त नहीं है, हमने इजाज़त मांगी, बनी गाला इजाज़त दें, आप घर जाएं। उन्होंने कहा नहीं,
आज इसलिए आप जहां हैं वहीं रहेंगे। हाँ, आप फ्री मैन के तौर पर जिससे मिलना चाहें मिल सकते हैं, लेकिन कल आपको अदालत में आप पेश होंगे। वहां जिन जिन केसेस में आपने अपनी जो बेल पिटीशन मूव की हुई थी, खा बेल बिफोर अरेस्ट थे, आफ्टर अरेस्ट थे, जो भी पोजीशन थी, उसी पोजीशन में आपको रेस्टोर किया जाएगा और वहां से जाकर के अपनी जमानतें लें। तो वो सही। दैट वाज द केस। अब उसको गलत तरीके से मिस कोट किया जा रहा है और मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, इसलिए मैं नहीं समझता कि उसकी कोई हैसियत है। सही। जहां तक लाडले का ताल्लुक है, जी, लाडले कानून का। के लाडलेपन का ताल्लुक है, उस पर तो मेरा ख्याल है किसी को शक व शुबा नहीं है। आप किसी से पूछ सकते हैं, किसी सहाफी से पूछ सकते हैं, किसी सियासी वर्कर से पूछ सकते हैं। जबान ज़द-ए-आम जो चीजें हैं, जो खल्क़ खुदा सब जानती है, उस सबको पता है कि कौन लाडला है और कौन किस तरह के लिए और किन हालात के लिए उनके लिए राह हमवार कर रहे हैं, वो सबको पता है। सही। और इस वक्त सही। शोएब शाहीन साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा, सेनेटर गौस साहब, आप मेरे साथ रहिए, मुझे एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वाकई इस दौरान जो है वो सेनेटर गौस साहब भी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सुन लेंगे। और मोहम्मद अली दुरानी साहब जिस एफर्ट को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके पास किसका मैंडेट है, वो किसके बिहाफ पे ये सब कुछ करें, बात। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज बड़ी खबर ये है, कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब, साबिक वज़ीर इत्तलात, साबिक सेनेटर, वो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में जो वो बातें कर रहे हैं उससे तो अब ये लग रहा है कि शायद वाकई कोई सीरियसली मामलात चल रहे हैं मसालिहत के और पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को नीचे लाने के लिए कोई सीरियस एफर्ट हो रहा है। सदर मुमलिकत से भी उनकी मुलाकात हुई, उसकी तस्वीर भी मौजूद हैं और वो दावा ये कर रहे हैं कि PTI के हवाले से जुमे के दिन कोई बड़ा एतमाद साजी का कदम उठाया जाने वाला है और वो शायद मामला तब्दील करेगा। शर्मिला फारूकी साहिबा, ऐसी अगर कोई अटैम्प्ट होती है, आप क्या उसको वेलकम करेंगी और आपको क्या लगता है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब वो किसके बिहाफ पे ये एफर्ट कर रहे हैं? देखिए, वी डोंट नो द डिटेल्स के क्या बैकडोर चैनल से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। एक शख्स है जिस पर इल्जामात हैं, वो जेल में है, उस पर मुकदमा चल रहा है, अदालती मामलात हैं, उसमें किस किस्म की इंटरफेरेंस हो रही है, क्या हो रही है, क्या इनके पास ये मैंडेट है ये करने का कि नहीं। दिस इज वे टू वेग। ये तमाम मामलात और किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, क्या मामलात तय हो रहे हैं, ये बड़ी अजीब और गरीब एक सिनेरियो है जो सामने आया है। सही। कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इंटरिम गवर्नमेंट के पास ये मैंडेट है कि वो सियासी जमातों से बात करे और एजेंडा क्या है? व्हाट इज द एजेंडा? मैम, इंटरिम गवर्नमेंट को तो श्योरली वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे मेरे ख्याल में। उनके जो लहजे का तयक्कुन है वो ये बताता है कि वो इंटरिम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। बहरहाल मैं आपके पास वापस आता हूँ क्योंकि आपकी जो मरकज़ी मजलिस से आमला है उसका इजलास होने वाला है, उसके हवाले से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मौक़िफ़ में कुछ तब्दीली हमने देखी है, उस पर मैंने बात करनी। लेकिन पहले सेनेटर गौस साहब के पास चलते हैं। गौस नज़ीर साहब, आप एक तो कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे जब शोएब शाहीन साहब बात कर रहे थे, दूसरा अगर बातचीत हो जाती है तो अब हो लेने दें। आपको नहीं लगता कि इस पूरे मुल्क के मफाद में है कि सब लोग एक टेबल के इर्द गिर्द बैठें? आप पहले भी मिसाक बातें करते रहे, तो अब हो ही जाए एक मिसाक जमहूरियत नया या फिर मिसाक मईशत? वो शोएब साहब चूंकि वो उसको जस्टिफाई कर रहे थे, इमरान खान को जो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया था, क्या वो हमारे मेहमान है। तो मेरा कहता हूँ कि तोशा खाना केस जब चल रहा था तो तोशा खाना केस में इमरान खान ने अपील की हुई थी हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ज़ाहिर एक डेट दूसरी डेट, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंटेशन हुई और उन्होंने केस उनका फिर ये चला गया सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि जब फैसला होता है हाई कोर्ट का उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हियरिंग के लिए डेट रख दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल तक ये फैसला होना चाहिए। अब ये लाडलापन के नीयत और क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है कि आप कल तक फैसला करें वरना हम केस सुनेंगे? तो खान साहब को जो खान साहब को लेवल मिला है लाडलापन का, वो आज तक पाकिस्तान में किस सियासतदान को ना मिला है और ना मिलेगा। यानी अब बहस यह है कि कम लाडला और ज्यादा लाडला कौन है? नहीं, मैं ये मिसाल दे रहा हूँ कि शायद इससे पहले भी कई लाडले हुए होंगे। हमारे साथ तो जमहूरी लोग हैं,
हमने तो जमहूरी मैदान में भी बात हुई कि दुरानी साहब कोई इकदाम करेंगे, इस तरह से हुई है। देखो, हम तो जमहूरी लोग हैं, हम तो जमहूरी मैदान में पीटीआई का मुकाबला करेंगे, पीपल्स पार्टी का करेंगे। अगर एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की टेंशन खत्म होती है या कम होती है तो हमें बड़ी खुशी होगी। हम चाहते हैं कि मुल्क में पोलराइजेशन खत्म हो, और मुल्क हमारा जब तक ये पोलराइजेशन खत्म नहीं होती हमारा मुल्क आगे नहीं जा सकता। अगर हालात बेहतर होते तो हम तो उसको वेलकम करेंगे। आए, बिल्कुल जमहूरी मैदान है, अवाम के सामने जाएं, अवाम जिसको मैंडेट दें तो वो हुकूमत बनाए। आर यू श्योर आप लोग रेडी हैं, आपकी जमात रेडी है इस चीज़ के लिए कि पीटीआई के हाथ पांव खोल दिए जाएं, मैदान में आ जाएं और मैदान में मुकाबला हो? या आप ये समझते हैं कि ये कुछ लोग जेल में रहें और फिर कुछ लोगों के पैरों के साथ पत्थर बंधे हुए और फिर हम लड़ें? नहीं, ऐसी बात नहीं। कानून अपना रास्ता अपनाए, कानून जैसे कहता है उसको फॉलो करना चाहिए। कानून अपना रास्ता अपनाए, जिसको सजा मिलती, जो जेल में कानून उसको भेज रहा है तो जेल में रहे। हम तो ये नहीं कहते कि, लेकिन बिला वजह हम ये नहीं चाहे कि ख्वाब के हमारे लिए जो है फलां को कैद कर दी है, ना हमारा ये मुतालबा है। गोया आप ये समझते हैं कि 16 माह के दौरान जो 150 से पौने 200 मुकदमात हैं वो तमाम के तमाम जायज़ हैं? कुछ की जस्टिफिकेशन तो हमारे सामने मौजूद है, लेकिन मैं 150 प्लस की बात करूं, आपके ख्याल में सब ठीक है? जी, मैं कह रहा हूं कि जो केसेस बनाए गए हैं, अव्वल तो हमारी तरफ से नहीं बनाए गए, इदारों ने जिनके खिलाफ वायलेशन हुई है आप लोगों की तरफ से नहीं बनाए गए? नहीं, हमारा तो हमने तो शुरू से कह दिया था कि हम किसी की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे, किसी से हम रिवेंज नहीं लेंगे। हाँ, जो कोई जुर्म करता है कानून अपना रास्ता बनाएगा और उसी पे 16 माह जो है ना कार बंद रहेगा। शोएब शाहीन साहब के पास जाने दें। शोएब शाहीन साहब, आप लोग खामखा शिकवा करते हैं, वो कह रहे हैं कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई, किसी ने आपको निशाना नहीं बनाया, आप लोग जो है वो बिला वजह की ये सारी गुफ्तगू करते हैं। आप अपना माइक खोल लीजिए। गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे वो एक शेर याद आ रहा है। जी मैंने कहा कि नियाजी साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे एक शेर याद आ रहा है कि इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। 180 मुकदमे आपने बनाए, फाशिस्ट से ज्यादा बदतरीन हुकूमत आपने की, बुनियादी हुकूक आपने मुअत्तल किए, चार दीवारी की पामाली आपके जमाने में हुई, जिसको चाह गैब कर दिया आपने किया, और वो तसलसल आज भी जारी है। आपका प्राइम मिनिस्टर वो कहता है कि ये मेरे ऊपर इल्जाम है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ। हाँ, मैं हूँ, तो ये मेरे लिए तो बड़े एजाज की बात है। और वो कहते हैं कि ये जो फ्लाईओवर है ना, ये भी उनकी इजाजत के बगैर नहीं बन सकता था। ये तो इतना उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप के ओहदे को इतना झुका दिया। इस बात को छोड़ें, एक शख्स के खिलाफ सिंगल FIR नहीं है, और आपने 12 महीने में 180 मुकदमात बना दिए, और आप कहते हो कि नहीं हमने तो कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की नहीं। जो जुल्म तशद्दुद पिछले साल 25 मई से शुरू किया, जिसका तसलसल आज भी जारी है, आप कहते हो हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो फिर ये किया किसने है? फिर उनका नाम लें कि वो कर रहे थे और हम इस्तेमाल हो रहे थे। तो ये तर्ज मेरा ख्याल एक शेर मैं भी सुना देता हूं सर, दामन पे कोई क्या होती है और क्या। शोएब शाहीन साहब, आज भी जो कुछ हो रहा है, शोएब शाहीन साहब एक शेर मैं भी सुना देता हूं, दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। नहीं, ऐसी बात आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप वहाँ G9 से आगे नहीं आ सकते, आप लोग आए, आपने हर चीज की वायलेशन ऐसी ही करामात फिर लाडले को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जी दामन पे छींटे भी हैं और खंजर भी के दाग भी हैं इनके पास। हमारा दाखिला था, उसने जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसको कंट्रोल करना था। अब ना वक्त कम रह गया। अब शोएब शाहीन साहब, आपने मोहम्मद अली दुरानी साहब के एफर्ट के ऊपर तबसरा नहीं किया, क्विक कर दे, मुझे शर्मिला फारूकी साहिबा के पास जाना है। एतमाद साजी का कदम देखें, पहली बात तो यह है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब को ना हमने ऑथोराइज किया है, ना हमारा वो नुमाइंदा है, ना हमारे बिहाफ पे किसी किस्म की बात करने का उनको अख्तियार है। इसलिए अपने तई वो बहरहाल पिछले आफ्टर ए डीप स्लम्बर जिसको कहते हैं, यानी गहरी नींद से वो उठे हैं सियासत में, मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे बाद।
तो उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है। अगर उनकी नीयत अच्छी है कि हमारे मुल्क के हालात बुरे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमारे मुल्क में बुनियादी हुकूक मुअत्तल हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। हमारा मुल्क बेआइन हो चुका है, इसमें भी कोई शक नहीं है। कल G27 में G20 लोगों ने जो कुछ किया है वो सब आपके सामने है। इंडिया कहाँ चला गया, और हम आपस के छोटे छोटे इख्तलाफात भी बुलाकर अपने मुल्क को, कौम को आगे नहीं लेके जा सकते। ये अगर अच्छी किसी की भी सोच है, whosoever में भी, खा वो पोलिटिकल वर्कर है, खा वो कोई शख्स है, खा कोई स्टेक होल्डर है, आप इसको वेलकम करते हैं, आप इसको वेलकम कर रहे हैं। बात, ये बात जहन में रखनी चाहिए कि देखें, हम बड़ा इंतजार कर रहे थे जी। आप इसको वेलकम करें। मुझे कोई भी अच्छी सोच रखता है तो मैं उसको अच्छी बात कहूंगा, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। सही, ये है सही। शर्मिला फारूकी साहिबा, जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए वो मसाइल को हल करे, इसके अलावा कोई हल नहीं है। सही। शर्मिला फारूकी साहिबा, मुझे बताइएगा कि क्या तब्दील हो गया रातों रात? बिलावल साहब जो हैं वो 90 दिन के ऊपर बड़े एडमेंट थे, उन्होंने अपने वालिद साहब से भी पब्लिकली इख्तलाफ कर लिया इस सारे मामले पर, लेकिन फिर अचानक वो 110 120 दिन की भी बात कर रहे हैं। ना आपकी अभी कोर कमेटी का इजलास हुआ था, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था, क्या तब्दील हुआ इस दौरान? देखिए, कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। हम अब भी आईनी और कानूनी बात कर रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ पहले भी था और आज भी यही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं होते तो कम से कम कोई तारीख तो सामने आए ना। कुछ लोग कह रहे हैं फरवरी में हो रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जी दिसंबर में हो रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जी फरवरी से भी आगे जा रहे हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है पाकिस्तान के अंदर। लोगों में बेचैनी है, लोगों में हलचल है, लोग परेशान हैं। वो चाहते हैं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए ताकि कोई मसाइल का हल हो। इंटरिम गवर्नमेंट तो ये काम नहीं कर सकती। सही। तो अगर कानून के मुताबिक आप जाएं और आइन को जिस पे सबको सबकत हासिल है तो उस पे तो फिर 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं ना। अब आज ये नया खत आया है प्रेसिडेंट साहब की तरफ से, उसमें बहुत सारी चीजें लिख दी गई हैं। मसला ये है कि इलेक्शंस होने चाहिए। अब अगर 90 दिन के अंदर नहीं हो पाते तो जनाब कोई तारीख तो दे देना, कोई तारीख ही कोई नहीं आ रही सामने। सही। मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहब, शुएब शाहीन साहब, सेनेटर गौस न्याजी साहब। ये बात तो जाहिर है कि सबको नज़र आ रही है, इलेक्शन की तारीख सामने नहीं आई। साल 2022 में यूक्रेन और रूस की जंग छिड़ी थी, आलमी मामलात ख़राब थे, पूरी दुनिया दम साध के बैठी थी कि क्या क्राइसिस जन्म लेने लगा और हमारे यहाँ एक सियासत हो रही थी। और अब जब मोहम्मद बिन सलमान और सदर पुतिन ऑयल की प्रोडक्शन में कट्स अनाउंस कर चुके हैं और उसकी वजह से डॉलर जो तेल है वो फ़ी बैरल $100 की हद को छूता हुआ नज़र आ रहा है। एक मरतबा फिर हम सियासत में उलझे हुए हैं। जंगल में आग लगी हुई है, उस वक्त जानवर भी जो है वो शिकार नहीं करते, अपनी जान बचाते हैं। यहाँ पर जान नहीं बचाई जा रही, फुल सियासत जो है वो मुकम्मल तौर पर जारी है। देखते हैं कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है या इसमें कोई तब्दीली आती है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात।